नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध के भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आपको विदित है, वाक्य भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सार्थक इकाई है। हमने कल वाक्य के विन्यास के बारे में पढ़ा, वाक्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम वाक्य के भेद कैसे होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, किन किन आधारों पर उनका विभाग किया जाता है। आप कदाचित इसमें कुछ प्रसंग छोटी कक्षाओं में या व्याकरण के संबंध में अवश्य ही पढ़ चुके होंगे, फिर भी आज आपको संक्षेप में वाक्य के भेद के बारे में बताया जाएगा। वाक्य एक संपूर्ण इकाई है। वाक्य के बिना आपकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जो वक्ता जो कहना चाहता है और श्रोता जो ग्रहण करता है, उसमें पूर्णता एक सार्थक वाक्य से ही आ सकती है। अब वाक्य के भेद हम किस आधार पर कर सकते हैं? सबसे पहला भेद होता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद। दूसरा होता है रचना के आधार पर भेद। तीसरा होता है अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद। और चौथा है शैली के आधार पर भेद। तो जो पहला है क्रिया के आधार पर भेद, उसमें वाक्य के दो भेद होते हैं, क्रिया युक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। सामान्यतः वाक्य क्रिया युक्त ही होते हैं, अर्थात क्रिया के बिना वाक्य नहीं के बराबर होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता है। अनेक ऐसी भाषाएं होती हैं जिनमें सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, जैसे संस्कृत में सहायक क्रियाएं नहीं होती, रूसी में, बंगला में, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी आदि में सहायक क्रियाओं के बिना काम नहीं चलता है। वहाँ व्याकरणिक स्थितियाँ भिन्न हैं। संस्कृत का एक उदाहरण देखिए कि जैसे इदम मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, इसमें सहायक क्रिया नहीं। रूसी में एता मया कनिगा, यह मेरी पुस्तक है। बंगला ए आमार बई, यह मेरी पुस्तक है। इन तीनों ही उदाहरणों में सहायक क्रिया नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है विद्यार्थियों कि उसका अभाव भी नहीं खटकता। कारण इन संस्कृत, रूसी और बंगला तीन ही भाषाओं की जो व्याकरणिक ढांचा है, उसमें इन सहायक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत हिंदी या अंग्रेजी में इसके बिना इज या है का प्रयोग किए बिना वाक्य अधूरा लगता है। यह मेरी पुस्तक, यदि हम हिंदी में ये कह दें यह मेरी पुस्तक, तो हमें लगेगा कि कुछ अधूरा है क्यों नहीं आ रहा है सहायक क्रिया के रूप में, पूर्णता के रूप में। दिस माई बुक, ये भी खटक जाता है। यह मेरी पुस्तक है, ऐसा कहने पर ही आकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति होती है। यद्यपि बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं जिनमें क्रिया का प्रयोग नहीं पाया जाता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, हाथ कंगन को आरसी क्या, आमों के आम गुठलियों के दाम, चोर की दाढ़ी में तिनका, आदि स्थितियां भी भाषा में, हिंदी में पाई जाती हैं। लेकिन सामान्यतः क्रिया के बिना अधूरापन रहता है, लेकिन मुहावरों में ऐसा नहीं है। एक पद वाले वाक्यों में भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, आग, हत्या। वस्तुतः ऐसे वाक्य व्यक्ति की मनोदशा को दर्शाते हैं। घबराहट, भय जैसी मनस्थितियों में बोलने जाने वाले वाक्य होते हैं और उनमें वाक्य को पूर्णता करने की भावना नहीं होती है और न ही पूरा करने का समय होता है। इसलिए एक शब्द ही वाक्य की पूर्णता का कार्य करता है, वहाँ क्रिया नहीं, कर्ता नहीं, सहायक क्रियाएं नहीं होती हैं। किसी भी प्रकार परिस्थिति की गंभीरता बताकर संभावित खतरे के लिए सचेत करना ही ऐसे वाक्यों का प्रयोजन होता है, जैसे सांप, भूकंप, आग आदि। अब इसमें एक बात यह है कि प्रश्न वाक्य के उत्तर में भी क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है, अर्थात ये देखा जा रहा है कि किन किन वाक्यों में क्रिया या सहायक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जो घबराहट की दशा में वाक्य काम में लिए जाते हैं उनमें भी नहीं, और घबराहट की दशा में भी नहीं, और जो मुहावरे आदि होते हैं उनमें भी सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न वाक्य में उत्तर में भी क्रिया की अपेक्षा नहीं होती, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, उत्तर है दिल्ली,
यहाँ दिल्ली के बाद क्रिया के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतने से ही आकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि जहाँ आकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति हो जाए, जहाँ पूरा अर्थ ग्रहण हो जाए, वहाँ जहाँ कार्य संपन्न हो जाए, निष्पत्ति हो जाए वाक्य की, वहाँ सहायक क्रियाएं नहीं होती हैं। इस प्रसंग में कर्ता पर भी ध्यान देना अप्रासंगिक नहीं होगा विद्यार्थियों। व्याकरणिक कर्ता और तार्किक कर्ता में अंतर होता है। तार्किक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वह सदा क्रिया का निष्पादक होता है। कर्तरी प्रथमा के अनुसार उसमें प्रथमा का ही विधान है संस्कृत के अनुसार, किंतु व्याकरण सदा तर्क का अनुगामी नहीं होता है, क्योंकि कर्तृत्व का बोध भी अनेक बालकों से कराया जाता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति ही सदैव कर्ता रहे, ये आवश्यक नहीं है। दो कर्ता बताए गए हैं, तार्किक कर्ता और व्याकरणिक कर्ता। कर्ता कारक जैसे बालकः करोति बालक करता है, करण कारक बालकेन क्रियते बालक से किया जाता है, संप्रदान कारक मुझे करना है, संबंध कारक बालक कस्य कृति बालक की कृति। जो उपयुक्त उदाहरण आपको दिए गए हैं उनमें कर्ता, करण, संप्रदान, संबंध, इन चारों की सहायता से कृतित्व का बोध कराया गया है। क्रिया के प्रयोग और अप्रयोग पर भी वाक्य के दो भेद दिखाए गए हैं। क्रिया के प्रयोग को लेकर के वाक्य के दो भेद, क्रियाहीन वाक्य और क्रिया युक्त वाक्य। अब विद्यार्थियों, क्रिया के प्रयोग को लेकर भी तीन भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से ये तीन भेद होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, बल्कि क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये है भाववाचन। ये आपने अवश्य ही व्याकरण के संदर्भ में छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो ये प्रथम भेद था वाक्य का, जिसको क्रिया के अनुसार किया गया था। अब दूसरा भेद है रचना के अनुसार। आप इससे भी भली भांति परिचित होंगे, फिर भी आप ध्यानपूर्वक सुने। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में कल भी आपको बताया गया था, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात एक संज्ञा और एक क्रिया होती है। लड़का पढ़ता है, सीता गाना गाती है, माला दौड़ती है, आदि आदि। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य रहता है, किंतु आश्रित उपवाक्य एक या अनेक हो सकते हैं। अर्थात मिश्र वाक्य की पहचान क्या है कि एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक होंगे। जैसे जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। अब यहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य है और उसका आश्रित भी एक ही वाक्य है, लेकिन एक से अधिक भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में अनेक प्रधान उपवाक्य होते हैं, जिनके साथ अनेक आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं। जैसे जिस दिन भगवान ने आलू का निर्माण किया होगा, उस दिन उसे यह गुमान भी नहीं हुआ होगा कि एक आलू का इतने रूपों में प्रयोग हो सकता है। तो विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य रहता है और आश्रित अनेक उपवाक्य हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित अनेक उपवाक्य होते हैं। तो ये रचना के आधार पर तीन भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब है अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, जिसमें 8 भेद किए जाते हैं। इसमें पहला है विधि वाक्य, जिसमें नकारात्मकता नहीं होती है, क्रिया और कर्ता का साधारण प्रयोग होता है, जैसे वह पढ़ता है। निषेध वाक्य, वह नहीं पढ़ता है। प्रश्न वाक्य, वह पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया, वह पढ़ता है। अनुज्ञा वाक्य, आज्ञा वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, तुम पढ़ो। इच्छार्थक वाक्य, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। संदेहार्थक वाक्य, वह पढ़ता होगा। संकेतार्थक वाक्य, यदि वह पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। और विस्मयादिबोधक, अरे तुम पढ़ रहे हो। तो इस तरह से ये 8 भेद हुए। पहला है विधि वाक्य, दूसरा निषेध वाक्य, तीसरा है प्रश्न वाक्य, अनुज्ञा वाक्य,
इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये हैं वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद। अब चौथा भेद आता है शैली के अनुसार। शैली के अनुसार वे विद्यार्थियों वाक्य के 3 भेद होते हैं। कदाचित ये आपके लिए नया है कि शैली के आधार पर भी वाक्यों के भेद होते हैं। इसमें प्रथम है शिथिल, दूसरा है समीकृत और तीसरा है आवर्तक। इन तीनों के बीच में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। कभी कभी इनमें परस्पर सांकर्य भी देखा जाता है, किंतु स्थूल दृष्टि से ये भेद व्यवहारिक उपयोग के हैं। शिथिल, सबसे पहले है शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य किसे कहते हैं, हम देखते हैं कि इसमें वक्ता या लेखक एक के बाद दूसरी बात उन्मुक्त भाव से कला या अलंकरण का सहारा लिए बिना कहता चलता है। अर्थात इसमें जो लेखक होता है या जो बोलने वाला होता है वक्ता, वो उन्मुक्त भाव से बिना किसी भाव बंधन से कला और अलंकरण का सहारा अलंकारों आदि का सहारा लिए बिना भी वो अपनी बात को कहता चलता है। उदाहरण के स्वरूप, अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराजा लगभग बूढ़े हो चुके थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक दिन महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ से आश्रम में जाकर गुरुदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। तो ये है शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य अर्थात अलंकार आदि का सहारा लिए बिना एक लंबे भाव को उन्मुख ढंग से कहे जाना। जबकि अलंकार आदि का उपयोग किया जाए या समास आदि का प्रयोग किया जाए तो वाक्य छोटा नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या है कि लेखक के मन में जिस क्रम से विचार आए उसी क्रम में वाक्य बनते गए। इसमें न कोई कला है और न ही कोई अलंकरण है। दूसरा है समीकृत वाक्य। समीकृत वाक्य में संगति और संतुलन की नैसर्गिक मानवीय इच्छा की पूर्ति करता है। अर्थात उसमें संगति भी हो, साथ भी और संतुलन भी हो। जो मानव की प्राकृतिक इच्छा होती है उसको पूर्ण करता है। यथा जैसा राजा वैसी प्रजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यतो धर्मस्ततो जय। तो यह है समीकृत वाक्य। समीकृत वाक्य में वैषम्य मूलक भी होता है। एक तो चोरी, दूसरी सीना जोरी, कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली। समीकृत वाक्यों के 2 व्यवहारिक लाभ होते हैं विद्यार्थियों। एक तो वाक्यों की रचना एक पद्धति पर होने से उन्हें याद रखने में सुगमता होती है। दूसरे, मन में एक प्रकार का आनंददायी विस्मय भी होता है। अर्थात समीकृत वाक्यों में क्या होता है, उनको याद करना सुगम होता है और एक विस्मय, आनंददायी विस्मय भी होता है। जैसे जैसी राजा वैसी प्रजा, याद रखने में सरल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये वैषम्य मूलक भी या भिन्नता मूलक भी समीकृत वाक्य हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं, चाहे विद्वान निंदा करें, चाहे स्तुति, चाहे मृत्यु आज हो या सैकड़ों वर्षों बाद, चाहे लक्ष्मी आए या अन्यत्र चली जाए, किंतु जो धुन के पक्के हैं वे कर्तव्य से कभी नहीं डिगते हैं। तो ये आनंददायी विस्मय जैसा भी होता है समीकृत वाक्यों में। अब शैली के आधार पर एक तीसरा भेद है आवर्तक वाक्य। आवर्तक वाक्य में चरम सीमा अंत में आती है। अर्थात मंतव्य कह दिया जाता है, बात कही जाती है, लेकिन उस वाक्य का चरम या जो उद्देश्य होता है वो अंत में स्पष्ट होता है। श्रोता या पाठक की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा ही करता रहता है कि मुख्य बात कब आएगी, और तब उसके सामने आती तो वक्ता या लेखक उसे बताना चाहता है। इस शैली में वाक्य वक्ताओं के या नेताओं के अधिक काम के होते हैं। जैसे उदाहरण सुनिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, यदि हम चाहते हैं कि हमारी सीमा की ओर देखने की हिम्मत किसी भी शत्रु की ना हो, यदि हम चाहते हैं कि भारत शिक्षा, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता रहे, तो हमें आपसी भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाना होगा। अब इसमें जो अंतिम है, चरम इसकी स्थिति या जिज्ञासा है, वो किस वाक्य में है? इतने सारी बातों के बाद में अंत में आता है कि आपसी भेदभाव भुलाकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाना। लेकिन इससे पहले हमें स्वतंत्रता की सुरक्षा, सीमाओं की ओर न देखने की, भारत की शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि की उन्नति की बातें कह करके अंत में जो मुख्य बात है वो कही गई है कि हमें आपसी भेदभाव भुला करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कराना होगा। तो विद्यार्थियों, ये शैली के आधार पर भेद हैं, जिसमें प्रथम शिथिल है, जिसमें अलंकार आदि नहीं होते हैं और वक्ता या लेखक अपनी मन की तरंग के अनुसार बात कहता चलता है। समीकृत वाक्य में
संगति और संतुलन की नैसर्गिक इच्छा होती है, वहाँ एक संगति है, एक संतुलन होता है, यथा तथा, ऐसा वैसा, चोरी सीना जोरी आदि इस तरह की बातें होती हैं। और दूसरा है आवर्तक वाक्य में चरम सीमा अंत में आती है। तो ये आपके वाक्यों के भेद आज संपन्न हुए और पद विज्ञान के बारे में जानकारी भी। अंत में विद्यार्थियों, जो पद विज्ञान है उसमें वाक्य विज्ञान है उसमें क्या होता है, वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है और वाक्यों का प्रयोग करते समय एक साथ चिंतन, उपयुक्त वाक्य का चयन, व्याकरणिक गठन और उच्चारण से हमें काम लेना होता है। ये प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है। उच्चारण से पहले चिंतन आवश्यक है, अर्थात यदि हम कोई बात बोलेंगे तो उसका सोच लेना पहले आवश्यक होता है। और यदि चिंतन की गति उच्चारण की गति को संतुलन नहीं कर पाती तो एक भी बात बिछड़ जाती है तो सार्थक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। वाक्य का संतुलित प्रयोग शिक्षा और अभ्यास से ही संभव है, चूंकि वाक्य भाषा की प्रमुख इकाई है, इसलिए सबसे अधिक ध्यान उस पर ही देना चाहिए। धन्यवाद।